हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कुरुक्षेत्र में अब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सौज हमारे साथ हैं। दिग्विजय सिंह का आज का ये बयान और एक ऐसा मंच जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से तो तमाम सवाल उठा दिए गए, रिएक्शंस आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सौज इस वक्त हमारे साथ हैं। सौज साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से है और ये जरूर जानना चाहेंगे, जो सवाल उठाए जा रहे हैं क्या वो सही है? एक ऐसा मंच, एक ऐसा बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से जिसमें यह कहना सही होगा कि क्या ये वैचारिक समानता का एक संदेश देने की कोशिश की गई है, एक एजेंडे के तहत सब कुछ किया गया है? मैं सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात पहले कहूंगा कि मैं कांग्रेस का बाकायदा इस वक्त कोई ओहदा मेरे पास नहीं है। कांग्रेसी हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का मैं समझ लीजिए एक रुकन हूं, लीडर हूं, मगर मैं कांग्रेस का यहां जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मीर साहब हैं। इसलिए कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली तो वही कहेंगे जिनको डेजिग्नेशन है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, वर्कर हूं, तो उस लिहाज से मैं शहरी भी हूं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। दिग्विजय सिंह जी ने जो बताया है, मुझे नहीं लगता कोई गलत बात बताई है। हर विषय पर हर वक्त बहस हो सकती है, राय दी जा सकती है। अगर दिग्विजय सिंह आर्टिकल 370 पर कोई राय रखता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के सामने रखेगा, घर में नहीं बोलेगा, पब्लिक में बोलेगा। तो उसके लिए वो तो शहरी है, कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार लीडर है, वो तो रायज़नी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी मौके पर। हम तो जमहूरियत है, क्यों नहीं बात करेंगे? आप बताइए, अगर आपको और दिग्विजय जी पर तबसरा करना मैं हाजिर हूं, नहीं तो कोई और सवाल है। पत्रकार का जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, वो शख्स जिसने अपने सवालों के फेर में क्या दिग्विजय सिंह को आपको लगता है फंसाने की कोशिश की? क्योंकि यहां मैंने वो पूरी बातचीत सुनी है जिसमें शुरुआत में पाकिस्तानी पत्रकार ने मोदी सरकार के 7 साल का जिक्र किया है, उसके बाद कांग्रेस और राहुल की लाइन लेंथ पकड़ी है और मोदी सरकार के फेल्योर का जिक्र किया है। उसके बाद बड़ी चालाकी से वो कश्मीर के मुद्दे पर आते हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह वही बोल बैठे जो वहां वो सुनना चाहते थे? नहीं, अगर इतना कहा है दिग्विजय सिंह जी ने कि वो 370 पर सोचेंगे किसी भी वक्त, तो वो कोई गलत बात नहीं कही है, उसको ये कहना ही चाहिए। हिंदुस्तान जमहूरियत है और कोई भी कल के दिन कोई फैसला लिया गया है, आज के दिन पर उस पर सोचा जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा कि मैं बहाल कर दूंगा, उसने सोचने की बात की है, तो आप सोचने पर पाबंदी क्यों लगाएंगे? आखिर 370 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रहा है, तो एक तरफा तौर मोदी जी ने उसको हटाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वो तस्लीम नहीं किया है, वो तो जंग करेंगे इस पर, मोदी सरकार से लड़ते रहेंगे। वो हमारी दाखिली खुदमुख्तारी का उन्वान है। हमने इल्हाक किया, लेकिन इल्हाक में एक शर्त थी कि हमारी दाखिली खुदमुख्तारी रहेगी। मरकज कुछ भी कर सकता है, मरकज ने कश्मीर का रिलेशन तबाह कर दिया है, लेकिन कश्मीर के लोग जो हैं वो एक हकीकत है, दे आर द पीपल ऑफ इंडिया, और वो इस पर लड़ाई करते रहेंगे। वो दाखिली खुदमुख्तारी का उन्वान है, ये उसी नाम से जम्मू कश्मीर रियासत को दाखिली खुदमुख्तारी मिली और इलाके की एक्सेशन की बुनियाद 370 है। अब अगर मोदी जी ने एक तरफा तौर बदल दिया है, तो क्या आपका ख्याल है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस पर ईमान लाएंगे? वो नाराज रहेंगे? हड़ताल भी तो यहाँ होती है जी। कश्मीर के लोग सदा हड़ताल पर हैं इसके लिए और रहेंगे। इसमें क्या लिहाज है? हम उस ग्राउंड रियलिटी से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, दिलो-जान से मानते हैं, उस ग्राउंड रियलिटी से आप बहुत अच्छे से वाकिफ भी हैं। लेकिन अब मैं राकेश सिन्हा साहब आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। ये साफ कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक विचार की बात कही गई है तो उसमें गलत क्या है? देखिए, यह बुनियादी रूप से गलत है। यदि कल कोई यह कहे कि ट्रांसफर ऑफ पावर, जिसके तहत भारत की संप्रभुता पुनर्स्थापित हुई थी, ब्रिटिश राज गया था, हम उस पर भी पुनर्विचार करेंगे, तो आप स्वीकार कर लेंगे क्या? कोई यह कह दे
कि भारत का जो संविधान बना था और संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों को समर्पित किया गया था, अब उस पर भी हम विचार करें तो आप स्वीकार कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान पर आपने कहा कांग्रेस की चुप्पी नहीं है। कांग्रेस का कुछ नहीं बोलना ही का दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी है। जो बात इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में कहा था कि 370 के ऊपर हम ब्लड बात करा देंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में उसने इसको इलीगल कहा था। आज दिग्विजय सिंह उसी इमरान खान और चीन की वह रणनीति का समर्थन कर रहे हैं, उस पूरे विवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं होती है। एक बात समझ लीजिए, जब यूनाइटेड नेशन के जनरल काउंसिल में इस बात को चीन ले जा रहा था आर्टिकल 370 के हटने के बाद, तो उसका विरोध यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, फ्रांस ने किया, यूनाइटेड किंगडम ने किया। इस विरोध के कारण वो नहीं जा पाया। अब मैं यह क्या निष्कर्ष निकालूं, इस देश की जनता क्या इस बात का निष्कर्ष नहीं निकालेंगे? चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस तीनों 370 के मसले पर एक मंच पर खड़े हैं। जहां तक सोच साहब की बात है, बहुत बुजुर्ग और बहुत परिपक्व नेता हैं, लेकिन सोच साहब 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में क्या हुआ? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बने, चुनाव हुए, जनता का समर्थन हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित हुआ। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जेंडर इनइक्वलिटी फिर से कायम हो, कि पुरुषों को बाहर से शादी करने पर उसको अधिकार बना रहे हैं, महिलाओं का अधिकार नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं ओबीसी शेड्यूल कास्ट के अधिकार को फिर से छीन लिया जाए? आप क्या चाहते हैं जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे निर्वासित होकर, जिनका मूल अधिकार यहाँ था, वो ऐसे 5 लाख से अधिक लोग तब आए थे, उन्हें जो अधिकारों से वंचित किया जाता है फिर वंचित कर दिया जाए? 370 की बहाली का तात्पर्य ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ फिर से भेदभाव करना, महिला पुरुषों के अधिकारों पर भेदभाव करना, देश की एकता और अखंडता पर सीधा प्रहार करना है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बात पर मौन साधकर दिग्विजय सिंह के इस बयान को पाकिस्तान के माध्यम से प्रसारित करके देश दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने इलीगल किया। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है सुरभि जी, जो आपको सबको समझना चाहिए, मैं इसे एक ऐतिहासिक पक्ष 10 सेकंड में बता के इस बात पर आऊंगा कि सरदार पटेल ने संविधान सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। जब भारत की सरकार ने उस वक्त ब्रिटिश के ऑफिसर्स को उसको पेंशन देने और सुविधाएं देने की बात कही थी, तो संविधान सभा जो पार्लियामेंट के रूप में काम कर रहा था, इस पर बहुत हंगामा मचा कि आपने कैसे कह दिया, हम क्यों ब्रिटिश ऑफिसर्स को आजादी के बाद पेंशन दें, उनके पक्ष दें? इस पर सरदार ने कहा था, एक बार भारत के संविधान सभा यानी भारत के पार्लियामेंट ने जिस बात की मंजूरी दे दी, यदि उस बात से आप पीछे हटते हैं तो आप अपनी जो सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट का, उसको समाप्त करते हैं। आज जो बात सरदार पटेल ने संविधान सभा में तब कही थी, आज दिग्विजय सिंह के माध्यम से कांग्रेस पार्टी भारत के संसद का जो अपने आप में सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट सकता है, उस संसद की सर्वोच्चता पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस संसद ने पारित किया है, 370 को हटाने का संसद ने पारित किया है। और सोच साहब को मैं बता दूं, ये बहुत पुराने नेता हैं, कि जब संविधान सभा में नेहरू ने उसको कहा था घिस-पिट के समाप्त हो जाएगा, आपने घिस-पिट कर समाप्त करने की जगह उसको और मजबूत कर दिया, हमने उसको समाप्त कर दिया। तो नेहरू जो चाहते थे, संविधान सभा जो चाहता था, उसे नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के पार्लियामेंट में किया। इस पर आप रो क्यों रहे हैं? कौन संघर्ष कर रहा है? 28,400 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, इन्वेस्टमेंट का की घोषणा मनोज सिन्हा जी ने जनवरी 2021 में की है, जो 4.5 लाख लोगों को रोजगार देगा। 300 से अधिक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, जिसका आप चुनाव नहीं करवा पाए थे पूरे रिजिम में, उसका चुनाव हो गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का बजाबते जमहूरियत के द्वारा चुनाव हुआ। तो आप किस बात का रोना रो रहे हैं? आप बुरहान वानी का रोना रोने से क्या देश चलेगा? राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो बुरहान वानी चाहता था, और कांग्रेस पार्टी बुरहान वानी के रास्ते पर चलकर इमरान खान और चीन के गोद में बैठी हुई है। पात्रा जी जो है, बोलिए सैफुद्दीन साहब। पात्रा जी 370 तक सीमित नहीं रहे, इन्होंने बहुत सारी बातें कह डाली। तो मुझे बुनियादी एतराज़ बीजेपी की हुकूमत से ये है कि वो एकतरफा तौर करते हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, आपने फैसला लिया 370 ख़त्म करने का। मैं कश्मीर के लोगों से बात नहीं की, हम तो फर्स्ट पार्टी है एक्सेशन के। जम्मू कश्मीर के लोग एक्सेशन लोगों के बगैर ही करते। क्या आपका ख्याल है आपने आर्मी के जरिए एक्सेशन किया?
भले ही आज लाखों लोग यहाँ होंगे आर्मी के या पैरा फोर्सेस के, लेकिन जब एक्सेशन हो गया वो आर्मी के बलबूते पर थोड़ा हुआ, वो लोगों के बलबूते पर हुआ। लोगों के लीडर ने बात की। अब उसमें 370 जो है वो बुनियादी पहलू है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप का। पात्रा जी अगर हिंदुस्तान के आईन की बात करते हैं तो मैं पढ़ चुका हूँ उस आईन को। आपने एक तरफा तो 370 को ख़त्म कर दिया। ये एक एग्रीमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों और यूनियन के दरमियान। आपको कोई इख्तियार नहीं था एक तरफा तौर इसको ख़त्म करने का, लेकिन 370 जो है उससे दूरी नहीं थी। अब आप कहते हैं कि सब कुछ सड़कें भी बन गई, उसके बाद पंचायत का इलेक्शन भी लद्दाख में हो गया। ये दूर की बातें आप ठूंसते हैं इसमें कि आप कहेंगे लद्दाख में सड़क हमने बनाई 370 हटाने के बाद। रेलेवेंट पॉइंट ये है कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों और यूनियन के दरमियान एक एग्रीमेंट है, उसी की बुनियाद पर एक्सेशन हुआ और यहाँ के लोग नाराज हैं और कल के दिन भी नाराज रहेंगे। आपको अगर जमहूरियत का लिहाज करना है तो कश्मीर के लोगों से बात करके किया कीजिए। यहाँ एक पॉलिटिकल क्लास है, उनके साथ आपने कोई बात नहीं की। उनको मेन स्ट्रीम क्लास कहा जाता है। आप मेन स्ट्रीम किसको समझेंगे? सिर्फ बीजेपी को। तब ये मुल्क चलेगा। आप एक पार्टी पर मुल्क चलाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस अगर किसी विषय पर किसी वक्त राय नहीं करती है तो उसका मतलब है वो आपके जरूर खिलाफ है। आप कांग्रेस बोलती है तो आप नाराज हो जाती हैं, किसी वक्त खामोश रहती है तो उस वक्त भी नाराज हो जाते हैं। आप बहस नहीं चाहते हैं इस विषय पर। दिग्विजय सिंह को मुबारकबाद देता हूं मैं, उसको ये गट्स हैं कि वो हिंदुस्तान का शहरी है और वो कहता है कि एक विषय जो 370 है उस पर हम सोचेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि उसको फिर से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उस विषय पर बहस करेंगे, उस पर सोचेंगे, लोगों के सामने फिर जाएंगे और अपनी राय भी दे देंगे। आप कहते हैं राय ही मत दे दो, सोचो ही मत, और जो बीजेपी कहेगी उसको मान लो। ये हिंदुस्तान में कभी नहीं होगा। जो मरकज में सरकार होगी वो जो फैसला करेगी उसको माना जाएगा। हिंदुस्तान की एक जमहूरियत, अजीम जमहूरियत है। हर शहरी को, हर फिरके के या एक फर्द को बोलने का हक है और दिग्विजय सिंह ने सही बात की है। जब भी मौका आएगा उसको बोलना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। और 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के मर्जी के खिलाफ हटाया गया, उससे कोई रुकावट नहीं थी। आप आंकड़े देते हैं, क्या आंकड़े दे देंगे? तिजारत वही, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वही, किसी में ज़्यादा तरक्की अभी नहीं हुई। अब अगर लद्दाख की सड़क में इसी में गिनेंगे आप कि जब से 370 खत्म हो गया लद्दाख में सड़क बन गई, लद्दाख में पंचायत इलेक्शन हो गया। भाई इलेक्शन वो एक लाजमी जुज़ है हिंदुस्तान की सियासत का। इलेक्शन आते जाते हैं, उसको आप अपने साथ क्यों जोड़ते हैं? इसलिए मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार की ये बड़ी गलती थी कि उन्होंने 370 को अपने तौर हटाया, कोई बहस नहीं की, यहाँ के मेन स्ट्रीम से बात नहीं की। हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, अपनी पार्टी को, हो सकता है उनको कुछ कहना था, वो आपने सुना ही नहीं। फिर उनको आप मेन स्ट्रीम कहते हैं। जब अपनी ज़रूरत होती है तो उनको दिल्ली में बुलाकर उनके साथ मीटिंग करती है, और जब एक तरफा फैसला लेते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं तो उस वक्त आप ऐंठ जाते हैं। आपको हिंदुस्तान के आईन की कदर करनी चाहिए। आप लठबाज जमात नहीं है, आप हिंदुस्तान के आईन से कोई बाहर जमात नहीं है। हालांकि बीजेपी जो है वो कई मामलात में अपनी मनगढ़ंत सोच को सामने लाती है और हिंदुस्तान के आईन को उस तरह उसका एहतराम नहीं करते जिस तरह हमने किया है हमेशा। सैफुद्दीन साहब, अब मैं राकेश सिन्हा जी से आपकी इन तमाम बातों का जवाब जरूर लूंगी, क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात आज खुद फारूक अब्दुल्ला ने भी कही है। राकेश सिन्हा साहब, उन्होंने कहा कि अटल जी ने इंसानियत और जमहूरियत का जो वादा किया था, लेकिन जो 2019 में हुआ वो जमहूरियत नहीं है। और ये बात भी साफ तौर पर कही कि कमी उस भरोसे की है। इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि कश्मीर के लोगों से तो कोई विचार किया ही नहीं गया, उनसे तो कभी बातचीत हुई नहीं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि फारूक अब्दुल्ला जी हों या शोज साहब हो,
मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो बातें सबके सामने आ गई, जिस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क्लास की बात ये लोग करते हैं, वे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क्लास के लोगों ने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया, विदेशों में संपत्ति अर्जित की, हिंदुस्तान के अन्य भागों में बड़ी संपत्ति बनाई और सामान्य लोगों को भड़काकर उनके बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाया। ये बताइए, जो लोग उस कथित रूप से भावना के आधार पर पत्थर फेंकते थे, कहां चले गए? क्यों नहीं पत्थर फेंका जा रहा है? जमहूरियत चुनाव नहीं है तो और क्या है? यदि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के काउंसिल के चुनाव के स्थानीय स्तर पर ग्रासरूट लीडरशिप का इमरजेंस हो रहा है और उन लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है जो 370 के नाम पर दुकानदारी करते थे, तो उनको तो दर्द होगा। और इनकी 50-60 साल की दुकानदारी बंद हो गई, कोई इनके समर्थन में 5 लोग खड़े नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात सोच साहब ने कही, जिसका मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा 370 आधार था। सोच साहब, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देखिए इतिहास के तथ्य को इतना, आप बड़े बुजुर्ग और परिपक्व नेता हैं, पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं, आप एक चीज बताइए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो बाकी 600 रियासतों के लिए था, क्या कश्मीर के लिए कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबके लिए कॉमन था, अनकंडीशनल था। देखिए, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के दस्तखत होने के बाद आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में एक विशेष परिस्थिति में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आया कि नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच के में जो प्रशासनिक संबंध होगा उसको 370 के आधार पर किया जाएगा। यह प्रशासनिक संबंध के लिए एक पुल का काम था, उस पुल की आवश्यकता नहीं रह गई। कांग्रेस शासन में, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सोच साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप कहते हैं कांग्रेस के शासन में भी 370 से जुड़े हुए अनेक कानूनों को समाप्त किया गया था और 370, सुन तो लीजिए, 370 प्राय समाप्त हो चुका था। एक मनोवैज्ञानिक रूप से 370 को रखकर जम्मू और कश्मीर और भारत के बीच में एक बड़ा गैप बनाकर आप पाकिस्तान और चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने का एक आधार देते थे। उस आधार को हमने खत्म कर दिया। जो दर्द पाकिस्तान को हुआ उससे अधिक दर्द आज कांग्रेस को हो रही है। और जो पाकिस्तान तो अपने दर्द को पचा गया, लेकिन कांग्रेस उस दर्द को फिर से जिंदा करना चाह रही है। पात्रा साहब, नहीं पात्रा साहब नहीं, राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। मगर अच्छा, सिन्हा साहब, आई एम सॉरी, सिन्हा साहब नहीं, इनको भी खूब जानता हूं, ये बड़े काबिल आदमी हैं और बड़े लीडर हैं बीजेपी के। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, आप बीजेपी की तरफ से जैसे उनके दफ्तर में बोल रहे हैं इस विषय पर, इस वक्त हिंदुस्तान के आईन की बात होती है। 370 जो है हिंदुस्तान के आईन का एक जुज था, जिसको आपने एक तरफा तौर खत्म कर दिया। सवाल है, भारत जमहूरी मुल्क है, यहाँ लोगों को जमहूरियत पर विश्वास है, बहस होती है, पब्लिक में एक मसला लाया जाता है और सारे लोगों को उस पर राय लेते हैं। आपने दिल्ली में फैसला लिया कि हमने 370 खत्म कर दिया और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं, कल भी नाराज थे, आज भी हैं और अगले वाले कल में भी रहेंगे, क्योंकि एक तरफा आपको कोई अख्तियार नहीं है। जो चीज़ हमने तय की हुई है मसालेहत से, बातचीत से, डेमोक्रेटिक तरीके से, उसको आपने बहुत गलत तरीके से उठाया है। आपको लाजिम था कि यहाँ के मेन स्ट्रीम लीडरशिप को आप बुलाते, उनमें कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, वो भी हिंदुस्तान के लिए हैं, तो उनको बुलाते, उनके साथ बहस करते, अगर डिसएग्रीमेंट भी होता, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जानते कि बीजेपी सरकार ने उनसे मशवरा किया है। लेकिन आपने ये तो बहुत गलत बात की कि एक तरफा तौर इसको खत्म कर दिया। एक सुबह रेडियो टेलीविजन से न्यूज आई, इट इज एन इंसल्ट टू द जीनियस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। यू मस्ट नो यू आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यू कांट डू इट कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से हुक्म चलाएंगे या बीजेपी की पार्टी 10-15 लोग मिलके फैसला करेंगे। आईनी फैसले आप बीजेपी के दफ्तर पर नहीं ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोठी पर नहीं ले सकते हैं। आपको पार्लियामेंट में जाकर पहले बहस करना चाहिए थी और जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों को कुछ बोलने का हक देना चाहिए था और यहाँ के मेन स्ट्रीम को आप दिल्ली बुला सकते थे, बहस करते उनके साथ, तब आप फैसला लेते। इसलिए जो आपने फैसला लिया है इस पर जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं, क्योंकि ये गैर आईनी फैसला है। राकेश सिन्हा साहब, एक बार फिर से वही बात कि मेन स्ट्रीम लीडरशिप को भी दूर रखा गया।
जी जी, मैं सुरभि से मैं जवाब दे दूं। ये बार बार आइन की बात करते हैं। भारत में जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में, और भारत का जनमत संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, विधानसभाओं के द्वारा राज्यों में रिफ्लेक्ट होता है। संसद में 370 हटाने का प्रस्ताव आया, कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद उस पर बोले, सभी पार्टियों के लोगों ने अपनी राय रखी, अपनी बात कही, संसद में बजाबते बड़ी बहस हुई, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। दोनों में बहस के बाद उन बहस पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई, और हमें भी से कुछ लोगों को लगता था ये इसके हटने पर शायद जम्मू कश्मीर बड़ी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया। मैं दो छोटी बातें आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश की जनता को बता दें तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। 370 के हटने से जम्मू कश्मीर के आवाम को कौन सी ऐसी चीज है जिनसे नुकसान हुआ है? और 370 के हटने से शिक्षा हो, संस्कृति हो, समाज हो, आर्थिक विकास हो। मैंने अभी कहा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने 28,400 करोड़ का एक पैकेज दिया, 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप एक चीज बता दीजिए, सोच साहब बता दीजिए कि जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करना, ओबीसी एससी एसटी को समानता का अधिकार देना, बोल रहे हैं क्या अन्याय है जनता पर? के हटाने से जॉब मार्केट को कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप गलत बोलते हैं, ये आप बिल्कुल गलत बोलते हैं। फिर 4.5 लाख लोगों को आपने नौकरी दे दी। नौकरियों को 370 के साथ नहीं जोड़ा जा सकता मेरे भाई। अब आप कहते हैं क्या नुकसान हो गया? एहसास को जख्म हो गया। आपको पता होना चाहिए कि सियासत में सोच को, एहसास को काफ़ी जगह होती है, और आपने अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ा था, उसकी बुनियाद तो 370 है, और उसको आपने हटाया। क्या आपका ख्याल है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वही विश्वास है बीजेपी पर जो पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट पर? वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने एकतरफा कार्रवाई की, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ किया, हिंदुस्तान के आइन को रद्द किया, क्योंकि ये तो आइन का हिस्सा है। आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं था, और इसको जॉब मार्केट से ताल्लुक न लगाइए। ये एक एहसास की बुनियाद पर था, उस एहसास को आपने जख्म पहुंचाया है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस पर नाराज रहे और नाराज रहेंगे आइंदा भी। सैफुद्दीन साहब, आपसे यही सवाल है, और ये बात 370 के हटने के बाद भी कही जाती है कि अगर 370 हटने के बाद फाइनेंशियल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, तो क्या ये एक अच्छा और फायदे की बात नहीं है वहां के खुद के लोगों के लिए? अरे बात सुनिए, अगर हलवा मांडी होता, अगर अच्छा चावल दाल रोटी पर ही सारा होता, और एहसास की दुनिया ना होती, नफ्सियात की दुनिया ना होती, विश्वास की बातें नहीं होती, ख्यालात नहीं होते, तो वो रोटी रोजी से इसका जोड़ न कीजिए। और आपने जो सड़क बनाई लद्दाख में, और आप जो कहते हैं 4.5 लोगों को आपने जॉब दे दिए, ये सब अलग बात कीजिए। असल बात ये है कि ये एक एहसास है, एक साइकोलॉजी है, एक रिश्ता बना है, उसकी बुनियाद रखी गई है। ये कहीं सड़क पर तय हुआ था, जनपद पर तय हुआ था, ये तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों ने, लोगों ने ले लिया था। ये अपनी जद्दोजहद से उसको आप ब्रूट पावर से खत्म कर देते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं। और यहाँ मेन स्ट्रीम जो है, जिसको आप मेन स्ट्रीम कहते हैं, अगर आपको हिम्मत है उनको बुलाइए नई दिल्ली, फिर मैं देखूंगा मेन स्ट्रीम के लीडरों में से कौन बीजेपी सरकार को या बीजेपी की लीडरशिप को इस बात के लिए हिमायत करेगा। कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसास को नुकसान पहुंचाया है, जख्मी कर दिया है। ये तो देखिए, जब रिश्ता बनता है तो वो आईनी रिश्ता वो ऐसा नहीं होता है कि सड़क पर करते हैं या किसी दफ्तर में करते हैं, वो तो हिंदुस्तान के आइंसाज असेंबली में होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होता है, जो आप पार्लियामेंट में उसमें होता है। और आप पार्लियामेंट में यस करके कई जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास को जख्मी कर देंगे, वो एहसास आप डबू देंगे, और आप कहेंगे बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमने पूरे दौर से
अब ये क्या करके आइज हैव इट और कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं, इसके लिए नाराज रहेंगे। राकेश साहब, ये नाराजगी इसलिए क्योंकि कश्मीर की उस भावना को नहीं समझा गया। जी, चाहे आपको दिल्ली में कई लोगों ने हमें क्या गम है, वहां तो इतनी फौज है। मैं सोच साहब उसका उत्तर दे दूं आपका। कॉरिडोर में देखिए, जिस आइन का भाई सारा मसला आर्मी के बलबूते पर नहीं किया जा सकता है। आपने हमारे साथ एक आईनी रिश्ता उस्तवार किया है। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं आपसे। मैं सोच साहब आपका जवाब देता हूँ। खराब कर देते हैं। हाँ, देखिए, विश्वास आप जिस आइन रिश्ते की बात करते हैं, कि इसी हलवा मांड के लिए हम आपके विश्वास की कदर करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हमारा विश्वास, जिस आइन की बात करते हैं, जिस रिश्ते की बात करते हैं, जिस एहसास की बात करते हैं, वो एहसास आइन रिश्ता कहाँ चला गया था? जब लाखों कश्मीरी पंडितों को कत्लेआम की गई थी, जब सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। देखिए साहब, बगावत हो गई। जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ घाटी नहीं था। जम्मू कश्मीर का मतलब जम्मू, लद्दाख, लेह, कारगिल घाटी के 2-4 जिलों में आतंकवाद था। वह आतंकवाद 1970 के बाद समाप्त हो गया। वास्तव में ये रोना इसलिए है कि उन आतंकवादियों को प्रश्रय देकर पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान के संसाधनों पर और पश्चिम के कुछ देशों के द्वारा, कुछ ताकतों के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में आतंक मचाने की साजिश चल रही थी, उसके सभी खिलाड़ी आज बाहर हो गए हैं उस खेल से। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का एक हिस्सा बन गया है। कांग्रेस पार्टी चीन और पाकिस्तान के हाथों में खेल रही है। जहां भी चीन, देखिए कांग्रेस पार्टी की क्या कहानी है। कोविड-19 के मसले पर जो चीन और पाकिस्तान और दुनिया के कुछ लोग भारत की आलोचना करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसे खाद और पानी देती है। आज 370 के मसले पर जब उनको कोविड-19 पर मसला नहीं मिला, अब चीन का मुद्दा उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जो भी कहा है, मैं उसे कांग्रेस का अधिकृत बयान मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतने घंटों तक उस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस देश की एकता और अखंडता को तार करना चाहती है। उसको मौका मिलेगा तो हिंदुस्तान के हर हिस्से को जम्मू कश्मीर के विवादास्पद स्थिति में लाने की कोशिश करेगी। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां भी विवाद है, उस विवाद को लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को विश्वास में लेकर आज उसका हल कर रही है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन है सर, उस अमन चैन को आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पत्थर नहीं फेंका जा रहा है, हमारे सेना के जवान नहीं शहीद हो रहे हैं, लोग मारे नहीं जा रहे हैं। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर में निरंतर सेना और आतंकवादियों के बीच संघर्ष चलता रहे। अब पाकिस्तान के आतंकवादी सरहद पार करके आते रहे, पाकिस्तान से पैसा आता रहे और इनकी राजनीति चलती रही। हम इस राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जितना रोना है रो लीजिए। जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली की बात करने वाले इस देश के देशद्रोही कहे जाएंगे। इस देश के एक जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज पाकिस्तान के हाथों में, चीन के हाथों में खेल रही है। जिस कांग्रेस पार्टी को चीन से पैसा मिलता है, उसके राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिलता है, उसको वह कांग्रेस पार्टी भारत की संप्रभुता की क्या बात करेगी? चुल्लू भर पानी में कांग्रेस के नेताओं को डूब जाना चाहिए। जिस जम्मू कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता है एक राहत का सांस ले रही है। हमारे जवान जो वहां पोस्टेड होते थे, उनके परिवार के लोग प्रत्येक दिन टेलीफोन की घंटी बजने से डरते थे। आज पता नहीं उनका बाप, उनका पति, उनका भाई, उनका बेटा वहां शहीद तो नहीं हो गया। आज वहां अमन चैन बर्दाश्त नहीं हो रही है, विकास की कहानी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये चाहते हैं कि वही 70 साल पुरानी गाथा चलती रहे और ये देश उसी में उलझा रहे। देखिए सोच साहब, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। यह देश नेहरू का नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चल रहा है, जिस देश में एकता और अखंडता को हम प्राथमिकता देते हैं और अपनी भारत माता के एक एक कण को, चाहे वो लद्दाख का हो, लेह का हो, कश्मीर का हो कि कारगिल का हो या कन्याकुमारी का हो, हमारे लिए समान है। भेदभाव क्या? कश्मीर को तो हम वह पैकेज दे रहे हैं। मैंने कहा 28,400 करोड़ का पैकेज जो कश्मीर को मिला है वो एक ऐतिहासिक पैकेज है। 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कश्मीर के नौजवानों को रोजगार चाहिए। हाथ में 500 रुपए देकर पत्थर पकड़ाने वाली राजनीति अब कश्मीर में समाप्त हो चुकी है, वो रिवाइव नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने, राकेश सिन्हा साहब, बात वही बार बार उठाई कि यहाँ पर लोगों की नाराजगी है, आम कश्मीरी लोगों की नाराजगी है। सैफुद्दीन साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? ये बताइए उनसे। जी, अब सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर क्यों कश्मीर में बनी शांति
जब कश्मीर में एक शांति बनी हुई है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अगर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्यों पाकिस्तान जैसे मंच पर जाकर ऐसे बयान दिए जाते हैं जो उनके एक नैरेटिव को भी बल देते हैं? और यही तो पाकिस्तान करता आया है। वो इससे पहले भी यूएन में भी कोट करता आया है, अपने डॉजियर में भी इस तरह के बयानों को शामिल करता आया है। तो हर बार पाकिस्तान का सहारा क्यों लिया जाता है और कोशिश ये क्यों नहीं की जाती कि उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, उस भरोसे को कायम करने के लिए बातचीत हो? यहाँ के मेन स्ट्रीम ने कब लिया है सहारा ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ का? वो कब? जी, यहाँ का मेन स्ट्रीम अपनी शर्तों पर हिंदुस्तानियों के हैसियत में बात करते हैं। वो किसी और नैरेटिव को नहीं मानते हैं। वो डंके की चोट कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन को मानते हैं, और हिंदुस्तान के आईन में लोगों से बात करने के बाद फैसले लिए जाते हैं। आपने अचानक 5 अगस्त को ऐलान कर दिया, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरी तरीके से आपको बता दिया आपने गलत किया। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सैफुद्दीन साहब, बोलिए। हाँ मैं बोलता हूँ सिन्हा साहब को कि आप क्या कहते हैं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, हमारे पास आईन है, हमारी जमहूरी जिंदगी है, इधर असेंबली है, उधर पार्लियामेंट है, तो हम अवाम के मफाद में जो फैसले लिए गए उनको डिस्कस कर सकते थे। आपने जो 370 हटाने का फैसला किया, वो तो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में आपने कुछ लोग मिले और फैसला कर दिया जी। क्या पार्लियामेंट पहले गए थे? पार्लियामेंट ने फैसला किया था, बाद में पार्लियामेंट को इन्वॉल्व किया आपने। सवाल ये है कि एक तरफा आप फैसला नहीं ले सकते हैं। ये तो 370 जो है वो हमारे रिश्ते की बुनियाद हकीकत है। हमको दाखिली खुदमुख्तारी जो तय हो गई है आईन में, उसी के मुताबिक 370 था, और 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग मरकज से नाराज हैं जी। और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि यहाँ हमने पुल बनाए और सड़क बनाई और ये पंचायत का इलेक्शन हो गया, डीडीसी का इलेक्शन हो गया, बस ये सारी बातें हो गई, इसलिए आपने जो फैसला लिया है 370 का वो तय है। तय नहीं है, यहाँ के लोग नाराज थे और नाराज रहेंगे। ये नाराजगी राकेश सिन्हा साहब कैसे दूर होगी? देखिए, मैं तो उस नाराजगी को कहीं देख नहीं पा रहा हूं। यदि आप देख रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में कौन से लोग 370 हटाने के बाद आमरण अनशन पर बैठ के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की आर्थिक विकास की प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर रहे हैं। जरा हमें बता दें। देखिए, 2-3 माध्यम होते हैं, या तो एक हिंसा के द्वारा विरोध करना या असहयोग आंदोलन करना। और आप बता दीजिए जम्मू कश्मीर में कौन सा असहयोग आंदोलन चल रहा है? हिंसा के जो रास्ते थे वो पाकिस्तान का रास्ता था, पाकिस्तान के माध्यम से होता था, वो बंद हो गया। और वह नाराजगी यदि पाकिस्तान का हिंसा द्वारा प्रसरित और उनके पैसे से जो हिंसा चल रही थी, यदि वो बंद होना नाराजगी है, तो मैं उस नाराजगी का कोई निदान नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आज लद्दाख अमन चैन में है, आज लेह अमन चैन में है, कारगिल में अमन चैन है, जम्मू में लोग आराम से जीवन जी रहे हैं। कश्मीर जो घाटी, जहां पर वास्तव में कुछ जिलों में, बारामूला सहित 2-4 जिलों में जहां पर ये आतंकवादी घटनाएं होती थी, उनका भी जड़ जमीन समाप्त हो गया है। वो आतंकवाद के समर्थन में उन 5 जिलों में नहीं थे। उस दबाव में, पाकिस्तानी आतंकवादियों के दबाव में जो महिलाओं का शोषण होता था, सोच साहब आपको तो ये दर्द होना चाहिए। इन आतंकवादियों ने घरों में जाकर किस तरह से हमारे बहनों को, हमारी माताओं का शोषण किया, किस तरह से वहां के लोगों को मानसिक प्रताड़ना दी, किस तरह से वहां के बच्चों का उपयोग किया। यदि इन सब को दूर कर दिया गया तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। ये जरूर है कि जो नई राजनीति आ रही है, न्यू पॉलिटिक्स इन जम्मू कश्मीर जो आ रहा है, वह जमीनी से उभर रहा है। वो जमीन की आवाज है, वो सरपंच हैं। बताइए, वो सरपंच आज विकास कर रहे हैं, वो पैसा सरपंच तक पहुंच रहा है, वो पैसा श्रीनगर तक नहीं रुक रहा है। दर्द इस बात का है
फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके बेटे को एक लंबे समय तक नजरबंद रखा गया। बताइए क्या कहां प्रोटेस्ट हुआ? किस किस राजनेता के पीछे 10 लोग आज खड़े हैं? पूरा जम्मू कश्मीर जितने यूटी बने हैं सभी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद के माध्यम से जो कानून पारित किया है, जिस 370 को हटाया, 35A को हटाया, उसके साथ खड़ी है। हमें लगता है एक सिलेक्टिव एमनेसिया कुछ लोगों को हो जाता है। सोच साहब उसके शिकार हैं। उनको मालूम नहीं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, वे वही बात बोल रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठ के लोग बोल रहे हैं कि बिना पार्लियामेंट में लाए नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। साहब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों पे इस पे बड़ी बहस हुई, सभी पार्टी के लोगों ने अपनी राय दी, किसी ने स्पष्ट रूप से 370 हटाने का विरोध नहीं किया। जी सिन्हा साहब और सैफुद्दीन साहब, आप दोनों ने हमें वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छे से आप दोनों की उस बात को सुनी है। और सौद साहब भी जो जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक बात बार बार दोहराई है कि लोगों का भरोसा अभी भी शायद और कायम करने की जरूरत है। और सिन्हा साहब आपने भी ये बात कही है कि जो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है उसका आने वाले वक्त में भी अच्छा असर दिखेगा। आप दोनों ने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात तो ये भी सच है कि दिग्विजय सिंह अकेले ऐसे नेता नहीं है जो आर्टिकल 300। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।